अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ और इजलास की सदारत खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की। इजलास में अस्करी क़यादत, पार्लिमानी जमातों के सरबराहान और वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। अस्करी क़यादत की तरफ से मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी किए गए अलामिया में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इजलास को बताया गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है, जिस पर हतमी फैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी, मुस्तकबिल के लिए फराहम करदा रहनुमाई और इत्तफाक राय से किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक सियासी क़यादत ने मामलात से निपटने की हिकमत अमली और इसमें पेश रफ्त पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जो सूरत हाल जो है वो TTP के हवाले से या अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। आज इस पार्लियामानी कमेटी में ये फैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा, और उसमें कायदेवान प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस को जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और इस ब्रीफिंग से जो है वो तमाम पार्लियामेंट के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो आगाह किया जाएगा और पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और ये अमन जो है उसे अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो हासिल किया जाएगा। तो इस बारे में जो इस वक्त हमारे साथ हैं नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारर साहब, जो वफाकी वजीर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्योंकि आइन की बात हो रही है तो आपसे जानना ये जरूरी है, और आप लॉ मिनिस्टर हैं, कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कौन से आइन के तहत होंगे। इसलिए चूंकि इस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो यही है कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। देखिए मुनीज़े, कई दफा सूरत हाल ऐसी होती है कि उसमें आपको नेचुरली कौमी सलामती के इशूज के हवाले से, और ये पहली दफा नहीं है, ये बारहा मुख्तलिफ अक़वाम ने मुख्तलिफ अदवार में, आपको याद होगा जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की मूवमेंट्स आई हैं, चाहे वो इवन आयरिश रिपब्लिक आर्मी हो, चाहे वो अगर पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो जाहिर है जो पाकिस्तान में भी इस तरह की शोरशें उठती रही, और जब भी आपने डायलॉग का सहारा नहीं लिया तो फिर आपके पास मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ इसलिए कि आपने डायलॉग ओपन नहीं किया और आपने कहा कि जी नहीं हम हैं और हम रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये तकलीफ से चीजें होती हैं और आजकल के मुहज़्ज़म मुआशरे में बंदूक और गोली हर चीज का हल नहीं, हमें डायलॉग के लिए जाना चाहिए। और अगर पार्लियामान को एतमाद में लेके कुछ मूव किया जाता है, कोई वे फॉरवर्ड नजर आता है तो उसे जरूर देख लेना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। अगर ये मामला पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छा है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इससे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे अमन आमा के लिए मदद मिलती है, तो बातचीत की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है, जैसे उन्होंने बड़े जोर दे के कहा कि जो आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, फेयर ट्रायल होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, पार्लियामान सुप्रीम है। अगर ये बातें सारी उन मुज़ाकरात का हिस्सा रहती हैं और जो दूसरा फरीक है तहरीके तालिबान, वो रेट ऑफ गवर्नमेंट को मानते हैं, वो कहते हैं कि हम लीगल प्रोसेस में कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में
یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہوتی ہیں چیزیں۔ جی طاہر صاحب، چونکہ آپ قانون دان ہیں اور آپ نے اپنی ساری زندگی اس میں گزاری، تو یہ بتائیے کہ جو طالبان اس وقت عناصر ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں، بم بلاسٹ کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس کے اندر شامل ہیں، مذاکرات کے اندر شامل ہیں، تو کیا ان کو 7 خون معاف کر دیے جائیں گے؟ ان کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس لیے چونکہ اس وقت جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے تحت جو طالبان قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو اگر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، تو پھر تو آئین پاکستان کے مطابق تو وہ ویسے ہی اسے باہر نکل چکے ہیں۔ قانون کی جو ایک دھار ہوتی ہے، جو ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے۔ منیزہ دیکھیے، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے سنا ہے وزیر داخلہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوگا اس کو پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ آئینی رستہ اختیار کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہیے، وی شوڈ ویٹ کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اور اگر لیگل کورس لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ طاہر صاحب، کچھ آؤٹ کم تو ویسے ہی سامنے آ گیا ہے۔ ایک مذاکراتی ٹیم ان سے جا کے کابل میں مل بھی چکی ہے، افغانستان میں مل بھی چکی ہے، تو اس مذاکرات کی قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے سنا، انہوں نے انڈر دا بریتھ کہا کہ جی اگر ہوں گے تبھی، مطلب کہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ کیا ہوئیں گے بھی مذاکرات کے نہیں بھی ہوں گے۔ اس وقت ٹیبل پہ کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، یا یہ فیصلہ حتمی طور پہ ہو گیا ہے کہ جی مذاکرات تو کرنے ہیں، مگر ان کو پھر کون آگے لے کے جائے گا؟ کیا عسکری قیادت لے کے جائے گی، کیا سیاسی قیادت لے کے جائے گی؟ اور وہ مذاکرات کب پارلیمنٹ میں لائیں گے؟ جب جرگہ معاملات طے کر لیں گے؟ مجھے دیکھیے، اگر تو یہ عسکری قیادت نے خود ہی کرنے ہوتے تو انہیں پارلیمان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کیوں نیشنل سیکیورٹی میں یہ معاملہ لے کے آیا گیا اور کمیٹی کا اجلاس، اور کمیٹی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ وہ آل انکلوسیو جو سینٹ اور وہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو وزیر اعظم نے احتیاط کی، انہوں نے جو اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں اور جو اپوزیشن ہے اس وقت کی، ان کو بلایا اس میں۔ دیکھیے، ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے صرف 2 باتیں کی ہیں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ آئین پاکستان کے تحت ہوگا۔ میرے خیال میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ گفتگو کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ میں ایم ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اسپیکنگ فار مائی سیلف، اب یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو جمہوری طریقہ کار سے چلانا ہے، آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو اگر مضبوط کرنا ہے، تو ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک بڑا جو جز ہے یا جو اس کا ایک بڑا کمپوننٹ ہے وہ ڈائیلاگ ہے، اور ڈائیلاگ آپ بدترین مخالفین سے بھی کرتے ہیں، ڈائیلاگ ان سے بھی کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں مان رہے ہوتے اور آپ ان کو قائل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قانون اپنا رستہ دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ایمنسٹی اناؤنس کر دیں، کہہ دیں کہ جی آپ کو 7 خون معاف ہو گئے، آپ جا کے معاہدے کریں، لیکن اگر انسرجنسی میں انوالوڈ لوگ ہتھیار ڈال کے آپ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں یا آپ سے بیٹھ کے اپنے جائز مطالبات پہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی جو گروہ ہے وہ انسرجنسی کی طرف نہیں جاتا اس وقت تک کہ جب تک اسے وہ ڈیپریویشن کی فیلنگ یا محرومیاں اس کی جو ہے وہ اوپر نہ جائیں۔ آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ فار اینی ون، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف۔ تو میں کہتا ہوں کہ جمہوری نظام میں ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے اسیس کرنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سے کس طرح عملی جمع پہنایا میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر طاہر صاحب کچھ ریڈ لائنز ریاست کی بھی ہوتی ہیں، جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ سابق فاٹا کا جو علاقہ ہے وہ اس علاقے میں ہماری مرضی کا نظام عدل جو ہے اس کے اندر ترمیم کر کے وہ لاگو کیا جائے تاکہ ہمیں سپیس مل جائے سابق فاٹا کے علاقے میں، اور اس کو پھر سے آپ جو اس کی پہلی حیثیت تھی اس کے اندر لایا جائے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے فاٹا کو ضم کر دیا خیبر پختونخوا میں۔ آدیز ریڈ لائنز کے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا یا اس کے اوپر بھی لچک کا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ ایز اے لا منسٹر میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ۔ دیکھیے، آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ اس کو کرنا ہے،
جو کہ اس وقت کے حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اسی لیے وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاعات و نشریات نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آئین کے مطابق ہوگا. اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ظاہر ہے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس کو آپ نے سوچنا ہے. لیکن کوئی چیز بھی وائل سسپینڈنگ کانسٹیٹیوشن ممکن نہیں ہے. آئین موجود ہے، آئین کے تحت پاٹا ضم ہو چکا ہے. اب اس کو دوبارہ الگ کر کے اس میں کوئی نیا نظام وضع کرنے کے لیے آپ کو ایک اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اور اگر آئین پارلیمنٹ بدلتی ہے 2/3 اکثریت سے تو پھر ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ چیز آن دا ٹیبل ہو کے پروسیس ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے. یہ اس وقت ممکن نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے جو ایک اہم ممبر ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے شمالی وزیرستان کے حوالے سے ٹویٹ کی، جہاں پہ حال ہی میں میر علی میں 4 سماجی کارکنان کا جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آدیز دا چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، کہ ان کے ٹارگٹ کلنگ کے اوپر نہ ہی کوئی کمیشن بٹھائی جاتی ہے، نہ ہی کوئی انکوائری کی جاتی ہے. تو وہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر آپ کی خاص طور پہ جو وزارت ہے وہ کیسے لوگوں کو وہاں پہ تحفظ دے گی اور کیا اقدام اٹھائے گی؟ دیکھیے، جو لا اینڈ آرڈر ہے منیزے، بنیادی طور پہ وہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہتا کہ وفاقی حکومت اس سے بالا تر ہے اور اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے، اور ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاٹا کے جو ایریاز ہیں، جو علاقے ہیں، وہ کیونکہ ضم ہو چکے ہیں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ کے پی پروونس کا حصہ ہے، اور وہاں پہ ایک جمہوری حکومت قائم ہے اور ریٹ آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. حکومت کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے، اور اس کے لیے صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار اور سہولت موجود ہے کہ وہ وفاق پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور افواج پاکستان عسکری اداروں کی سپورٹ لے سکتی ہیں. میرے خیال میں ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے. صوبائی حکومت کو اپنی رسپانسبلٹی کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں وفاق سے اور عسکری اداروں سے مدد دینی چاہیے تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو. جی طاہر صاحب، آخری سوال آپ سے بالکل، کہ یہ جو نیب کے اوپر آپ نے ترمیمی بل جو ہے پریزنٹ کیا، نیب کے اندر جو آپ نے ترمیم کی ہے، جس کے اندر آپ نے برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے اس کے اوپر جو کمپلینٹ لے کے آتا ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے سراپا احتجاج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو، چونکہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کی جو ہے جورسڈکشن، اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں بنی چیزیں اس کو جو ہے وہ پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کرے؟ ایز لا منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی منیزے، عمومی طور پہ قانون سازی جو ہے وہ اعلیٰ اختیار ہے لیجسلیچر کا یعنی پارلیمنٹ کا، اور ہم کیونکہ پارلیمانی جمہوری نظام کا حصہ ہیں، ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ دیتا ہے، اور اس میں جو سپریم اتھارٹی ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان نے یہ قانون سازی کی ہے unless and until یہ بادی النظر میں ثابت نظر آئے کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے، تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اب بارے ثبوت کی بات رہی تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 4 اور 10 یہ کہتا ہے کہ آپ نے فیئر ٹرائل دینا ہے، ڈیو پروسیس کرنا ہے. جی دنیا بھر میں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس میں یہ ہے کہ ون ہو ایکیوزز ہیز ٹو پروو اٹ. جو الزام لگاتا ہے، یہ تو سول لا کا بھی اصول ہے کہ جو الزام لگائے وہ ثابت کرے. شریعہ کا بھی یہ قانون ہے. عمران خان صاحب کی حکومت نے اپریل 2020 میں ایک اوپینین مانگی اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ نیب کے قانون کو ہم بدلنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو اس کا سیکشن 14 ہے جو کہ بارے ثبوت شفٹ کرتا ہے ملزم پہ، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس دی ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یعنی کہ یہ بنیادی آئینی حقوق کی بھی نفی ہے اور جو ہمارا قانونی ڈھانچہ ہے پاکستان کا اس کی نفی کرتا ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اوپینین جاری کی
उन्होंने कहा कि ये शरिया और कुरान के मुनाफी है। कुरान और शरीयत में बारे सबूत हमेशा इल्जाम लगाने वाले पर है, ना कि मुल्ज़म पर है। तो देखिए, इसकी रोशनी में तरमीम की गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको सपोर्ट करता है, आपकी शरीयत आप इसको सपोर्ट करती है, और जो कॉमन लॉ है वो इसको सपोर्ट करता है। तो बाकी कहने वालों की मर्जी है, वो जो मर्जी कहते रहे, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आजम नजीर तारर साहब, वफाकी वजीर कानून, हमें ज्वाइन कर रहे थे। और नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, और ये जो इशू है कौमी सलामती कमेटी का, जिसके ऊपर एक आज अहम इजलास हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे पर्सनल रीजंस की वजह से, मगर जरदारी साहब ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात जो हैं, अमन मुज़ाकरात जो हैं, वो नहीं करने चाहिए, और उनके साथ जो है एक स्टर्न हैंड के साथ डील करना चाहिए। मगर क्या उन्होंने अपने इस पोजीशन के अंदर लचक दिखाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की जो इजलास हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ही जरूरी है। हमें ज्वाइन किया है जुल्फिकार अली बदर साहब ने, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलखसूस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हमेशा से ये एक बात रही है कि जी जो दहशत गर्द हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनसे अमन मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर शिरकत की। आपका ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप लचक दिखा रहे हैं उस ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लचक दिखा रहे हैं। बात ऐसी है कि मामला बहुत सेंसिटिव है, और ऐसे तमाम सेंसिटिव मामलात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस बड़ा क्लियर है। जब ये मामला उनको पता चला कि ऐसी कुछ कालेदम तंजीमों के साथ बातचीत स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत हाई लेवल कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई, और उसके अंदर तमाम लोगों से मुशावरत की, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर तमाम हुकूमती अलाइज को कहा, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि इसके ऊपर आपको तमाम अलाइज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि इसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है और क्या निगोशिएशन हो रही है कालेदम तंजीमों के साथ। तो उसी सिलसिले में आज का ये इजलास कौमी सलामती का बुलाया गया था पार्लियामेंट, जिसको हेड किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके अंदर इजलास तकरीबन 3 घंटे से कुछ अरसा जाज चला, और उसके अंदर तमाम जो मुख्तलिफ पार्टीज की लीडरशिप बैठी थी और तमाम लोग जो इसके मेंबर थे, उनकी जो जो रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस किया गया, और उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, और किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या इसका वे फॉरवर्ड है। जी, जुल्फिकार अली बदर साहब, हो रही है तो क्या है? हाँ, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो कलअदम जमाते हैं, बिलखुसूस तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनसे किसी किस्म के भी मुज़ाकरात हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर हुकूमत के अंदर बाकी अलाइज या हुकूमत की कोई रिक्वायरमेंट है, वो कोई बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे क्या स्टांस है, पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे क्या स्टांस है, और अगर हुकूमत इसके अंदर कोई पेशरफ्त कर रही है तो उसके अंदर भी हमें क्लैरिटी दी जाए, ताकि हम एक बेहतर फैसला कर सके आने वाले टाइम में कि हमें अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जुल्फिकार अली बदर साहब, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा मुल्क वतन वापस आई, मुशर्रफ साहब का दौर था, 18 अक्टूबर 2007 की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं भी वहीं पे थी। उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, बम धमाका हुआ, जिसके अंदर आपके 100 से ज्यादा जो कारकुन थे वो शहीद हो गए, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जख्मी भी हुए। उसके ऊपर बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है
बेनजीर भुट्टो साहिबा ने क्या कहा था तालिबान के बारे में और उनके साथ मुज़ाकरात के बारे में और जनरली के उनके जो नेचर है उसके बारे में क्या कहा था, वो आपको दिखाई देते हैं। ये अक्सरियत पसंद पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, वो इस्लाम के नाम को खराब कर रहे हैं। अक्सरियत पसंद कह रहे हैं कि अमन पसंद लोग इकट्ठे महफूज नहीं हैं। अगर अक्सरियत पसंद इकट्ठे हैं तो वो महफूज हैं, क्योंकि अमन पसंद लोग उन पर हमले नहीं करते। अक्सरियत इस मुल्क की तकदीर से खेलना चाहती है, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। ये जमहूरियत की जंग है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपने बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात सुन ली। उन्होंने कहा दिस इज अ बैटल फॉर डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत की जंग है कि हम घुटने मत टेके, हम इनसे जो है डरे मत। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना अरसा गुजर गया और जो उनके ऊपर हमले भी हुए, कई दफा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। अब उसकी जाहिर है क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है, मगर बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो एक बयान है वो तो साफ है। क्या आप उसे तजावज कर रहे हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीबी शहीद ने अपनी जिंदगी में पार्टी पॉलिसी दी थी, बिलावल साहब उन्हीं लाइंस के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। और जो बीबी कह गई थी कि एक मिनॉरिटीज अगर आके कोई हाईजैक करना चाहते हैं तो हम उस चीज को नहीं मानेंगे, ना ऐसा होने देंगे। और आज भी हम उसी स्टांस पे खड़े हैं। बिलावल साहब का भी यही स्टांस है कि जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया और इस मुल्क के सिविलियंस को शहीद किया, इस मुल्क के अंदर नुकसान पहुंचाया, बम धमाके किए और बहुत सारे नुकसानात पहुंचाए, उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर हमारी जो रिजर्वेशंस हैं और जो हमें चीजें पता चली कि हुकूमत के अंदर से कोई निगोशिएट कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, तो हम हुकूमत का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सुनना चाहते थे और समझना चाहते थे कि अगर कोई जो जिरगा गया उसके अंदर अखुनजादा चटान साहब भी थे, फिर आपके एक और मुकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार भी थे, तो उनको आपने एक को तो शो कॉज नोटिस दिया मगर अखुनजादा चटान साहब को नहीं दिया। क्या वो पार्टी की इजाजत से गए थे? और इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं टीटीपी के साथ तो उसके अंदर जिरगे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जा रहे हैं जिसके अंदर एक को शो कॉज नोटिस दिया जाता है, दूसरे को नहीं? देखिए, मुझे ये पता नहीं कि अखुनजादा चटान साहब लीडरशिप की मर्जी से गए हैं या नहीं गए, इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि अगर लीडरशिप की मर्जी के बगैर नहीं गए होंगे तो उनको भी शोकास नोटिस जाएगा और उनसे भी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। लेकिन अगर किसी के कहने पे गए हैं तो वो जाहिर बात है फिर आके अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे। ठीक, मगर आपने कहा कि अभी जो आपका स्टांस है वो वही बेनजीर भुट्टो साहिबा का स्टांस था जो 18 अक्टूबर 2007 को था कि जो एक अक़लियत है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकती और ये जमहूरियत की जंग है और ये जमहूरियत की जंग इस अक़लियत के खिलाफ है और वो हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बीबी शहीद का जो स्टांस है आज भी बिलावल साहब उसी को फॉलो कर रहे हैं। बिलावल साहब ये समझते हैं कि इन जमातों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई निगोशिएशन, किसी किस्म की कोई रियायत गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ये बहुत अहम मौजू था। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है उसको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए चूंकि आगे जाके जो अमन ओमान की सूरत हाल है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या ये मुआहिदा जो अगर तय पा गया और अगर नहीं भी तय पाया, इसका फ्यूचर क्या होगा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि ये जो मुज़ाकरात भी हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं। मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर हम मईशत के ऊपर जो है अपनी नजरें दोहराएंगे। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज डॉलर तकरीबन 212 रुपए तक पहुंच गया। दिन ब दिन जो है रुपए की कदर गिरती चली जा रही है और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 28% हो गई है। जब तक IMF के साथ जो है डील वो फिर से नहीं होती तब तक ना ही रुपए की कदर मुस्तहकम होगी
और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से बाकायदा तौर पर कोई कर्जा मिलेगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आज जो है वो ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक चीनी जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ने 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत अब कर दिए हैं। मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी, इस ट्वीट में उनका कहना था, और सहूलत फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं, ये भी उनका कहना था। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब IMF प्रोग्राम की बहाली के करीब पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो 436 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगा और पेट्रोलियम लेवी को आहिस्ता आहिस्ता 50 रुपए फी लीटर पर ले जाएगा। दूसरी तरफ साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि इन शराइत पर अमल करना हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा। इनका क्या मुआहदा हुआ? ये 400-450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। ये टैक्स जो पे कर रहा है उस पर और टैक्स ले रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये 28% जो इन्फ्लेशन है, जब ये सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और जो आखिरी इन्होंने उससे एग्री किया है 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं, डीजल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफान आ जाएगा महंगाई का। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% जो है इन्फ्लेशन होगी, और ये ग्रोथ जो है ये नीचे जाएगी, ये 2 से 3% मैक्सिमम होगा। इससे बेरोजगारी होगी, गुजारे फैक्ट्रियां बंद होंगी, और फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगारी होगी। हमारे ख्याल में एक्सपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट और जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे, और रेमिटेंस में भी असर पड़ सकता है। तो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि महंगाई का एक जो है नई लहर आएगी, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे गिरेंगे, और जो महंगाई है वो कहते हैं कि वो शूट अप कर जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं और काफी अरसे IMF के साथ वाबस्ता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मुझे ये बताइए, ये जो शौकत तरीन साहब वार्न कर रहे हैं कि देखिए IMF की डील के बाद जो कुछ फैसला किए और जिन चीजों के ऊपर फैसला हुआ है उसके तहत गुर्बत की एक नई लहर आएगी, एक्सपोर्ट्स वो कहते हैं नहीं बढ़ पाएंगे, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है महंगाई की शरह 28% से ऊपर चली जाएगी, और जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएंगी। आपकी क्या असेसमेंट है? मुझे भी देखिए, बात सिंपल है कि पॉलिटिकल ये तकरीर से हमें निकल जाना चाहिए। दोनों पार्टीज कोशिश कर रही है इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया जाए। इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स में बड़ी शराइत हैं जो कि कुदरत की तरफ से है, जैसे ग्रेविटी है वो कुदरत की तरफ से है। हमने इस मुल्क में बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, दोनों पार्टियां रुक जाएं, दोनों पार्टियां ना इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकती हैं, ना इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकती हैं, वो के इंडिविजुअल्स हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एनालिसिस के लिए आपको इदारे चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, जैसे PID है, जैसे और इदारे हैं। आप बैठ के तहकीक पे बात करें, जैसे अमेरिका में होता है, पॉलिटिशियंस नहीं अनाउंस करते। कता कलामी माफ डॉक्टर साहब, इस वक्त तो नहीं है ना ये सब कुछ, तो मुझे ये आप अपनी असेसमेंट दीजिए कि लोग ये एक तासुर है, सही है या गलत है, कि जब IMF प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान आता है तो महंगाई जो है उसके अंदर इजाफा होता है, और जिस तरह के अभी इन्होंने कहा कि जी ये टैक्स जो है ये लगाएंगे तनख्वाहदार तबका के ऊपर, और टैक्स के नेट को वसी नहीं किया जा रहा, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ और ज्यादा डाला जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि IMF डिक्टेट करता है कि जी आप जिस तरह के उन्होंने कहा जी जो लेवी है वो आप वापस ले लें पेट्रोलियम के ऊपर, या ये डिक्टेट करता है कि जी आप कहाँ टैक्सेस लगाएं? एग्जैक्टली IMF आपको क्या फ्रेमवर्क देता है, और उसके अंदर कितना कुछ जो है वो हुकूमत को खुद अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि जी आम लोगों को तकलीफ में ना डाला जाए? भी IMF एक ही बात करता है कि आप अपने हिसाब को सीधा रखें, अगर आप खसारे कर रहे हैं उनको खत्म करें, क्योंकि खसारे किसी न किसी को पैसे देने पड़ते हैं। तो वो पैसे अगर दुनिया नहीं देने को तैयार, आपके डोमेस्टिक लोग नहीं देने को तैयार, तो कहीं से आने हैं। तो IMF मोटी मोटी बात करता है कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म करें।
कैसे आपने खत्म करना है वो आपकी चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो टैक्स अमीरों पे लगाएं, गरीबों पे लगाएं, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकारी हुक्म वो मुलाजमीन की तनख्वाह 15% बढ़ा रहे हैं जी, आपका कसूर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा रोज नहीं खत्म करे, एग्जम्पशन ना खत्म करे, टैक्स एग्जम्पशन, तो आपका कसूर है। IMF सिर्फ ये कहता है कि भाई आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, दुनिया आपको पैसे देने को तैयार नहीं, आप खर्चे भी कम करें या टैक्स बढ़ाएं। तो इसमें मगर जो एक तासुर है कि जी लेवीज जो है, जो कंसेशन दी जाती है, पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडीज दी जाती हैं, उसको रिवर्स किया जाए, क्या ये भी IMF की डिमांड होती है? इस निटी ग्रिटी तक वो जाती है? ये डिमांड बड़ी सिंपल है, पूरी दुनिया में ये डिमांड है और होनी भी चाहिए। क्या हमारे लोगों को मुफ्त गाड़ी में सैर करने की या मोटरसाइकिल पर सैर करने की इजाजत होनी चाहिए विद सब्सिडी? आई थिंक नॉट। मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोगों को लेवी के साथ पैसे देने हैं। अगर बरतानिया में पेट्रोल 5 पाउंड गैलन है तो यहाँ भी होना चाहिए। क्या बुरी बात है इसमें? ये सही बातें हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर पेट्रोल पे आप पैसे जाया कर रहे हैं तो ना करें, अगर आप पैसे पानी पे प्राइस नहीं करते तो आप प्राइस करें, तो अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है। हमें बैठ के सोचना है इस बात पे। हम सोचते हैं सब्सिडी, हर सब्सिडी अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं, हर सब्सिडी अच्छी बात नहीं है, हर सब्सिडी में प्रॉब्लम है, सोचना चाहिए। अगर आप टर्फ जो है, जो सेंट्रल बैंक ने लोन्स दिए हैं लोगों को तकरीबन मुफ्त 4-5% पे, वो गलत बात है, वो सही बात नहीं है। अगर आपने बैंकों को सब्सिडी दी है तो गलत बात है, सही बात नहीं है। अगर हम तरीके से सोचे, रिसर्च के साथ सोचे, समझ के सोचे। जी, चूंकि कता कलामी माफ इजाज नबी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी अगर आपने सब्सिडी देनी है तो आप टारगेटेड सब्सिडी दें, पेट्रोल के ऊपर उन लोगों को दें आप सब्सिडी जिनकी मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शा है। ये मुमकिन है? देखिए जी, ये मुमकिन है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। मेरा तो ख्याल है ये भी मुमकिन नहीं है। आप क्यों मोटरसाइकिलों को सब्सिडी देना चाहते हैं? अगर आप मोटरसाइकिल सब्सिडी देंगे तो मैं गाड़ी वाला 4-5 मोटरसाइकिल को लाइसेंस ले लूंगा और सब्सिडी ले लूंगा। जैसे मुनीज़े आप छोटी हैं, आपको नहीं पता, मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो आटे पे सब्सिडी होती थी, हर घर में 6-6 राशन कार्ड होते थे, तो राशन कार्ड पे लोग सब्सिडी लेते थे। सब्सिडी का निजाम बड़ा सोच का निजाम है, बड़ा सोच का निजाम है। हम जल्दी में बेवकूफों की तरह देते हैं, गलत बात है। हमें ये सोचना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुनीज़े बीबी ये है कि आप माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं इस मुल्क में हो रही? मेरे ख्याल में 2 इंडिकेटर था जो हम देखते ही नहीं, कभी मीडिया देखते ही कभी नहीं। एक तो ये कि हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं, हमारा यूथ जो है वो बेचारा बेकार बैठा हुआ है। 31 to 34% ऑफ यूथ आर अनएम्प्लॉयड, ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। 34% of youth have dropped out of the labor market. बेचारे बेहिस बैठे हुए हैं, बेचारे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। हमें ये सोचना है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। मैं आजकल एक PhD को 20,000 पे हायर करता हूँ, ड्राइवर को मैं 35,000 देता हूँ। देखिए ये बातें सोचने वाली है। दूसरी चीज ये है कि आपकी एक तो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन 12% ऑफ GDP है। हमारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के बराबर तो होनी चाहिए या बांग्लादेश के बराबर 25-30% होनी चाहिए। क्यों हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे? मैं आपको बता देता हूँ, हमने इस पे तहकीक की है। इन्वेस्ट लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि NOC लेना पड़ता है। NOC एक निजाम है जो कि एक लोगों को तंग करने वाला निजाम है कि हर बंदा NOC ले। NOC का मतलब है कि एक सरकारी अफसर से इजाजत ले कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी जरूरी बात है जी। तो NOC को खत्म करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट पे शाबाश दें, उनको हार पहनाएं, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट पे उनसे पूछो तेरे पास पैसे कहाँ से हैं। जी नदीम साहब, ये बात आपने बड़ी अहम की है। एक और बात भी पूछी जाती है और कैसर बंगाली साहब भी अक्सर कहते हैं कि जी नॉन कम्बैटेंट बजट जो है डिफेंस का, उसको आप कम करें। ये बात, ये जिक्र एक जगह IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर भी हुआ। इस बार बजट के अंदर 11% तक जो है वो इजाफा किया गया है मिलिट्री बजट में। इस वक्त चूंकि हम तालिबान के साथ पीस मुआहदे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी? देखिए, हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जरूरत है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर होना भी चाहिए।
बिकॉज हमारे सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स कह देने वाली बात है, आइडेंटिफाई करने वाली बात बहुत मुश्किल है। पर मुझे बताएं नॉन सिविलियन एक्सपेंडिचर की बात करें, जो हमारा बिजली का एक्सपेंडिचर इस वक्त है वो 7 ट्रिलियन रुपए हम दे चुके हैं 2007 से, और अब हम 2.5 ट्रिलियन और देने को जा रहे हैं। जो हमारे पीआईए के एक्सपेंडिचर है, जो हमारे गैस के नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि इस वक्त जो फौजी पेंशन का जो पूरा हुजम है वो मुख्तस किया गया है 395 अरब रुपए, 400 अरब रुपए ऑलमोस्ट। ये पेंशन जो है वो कौम ने देनी है, लाइक इट और नॉट देनी है। मैं आपको कहता हूँ पीआईडी का हुजम, पीआईडी एक छोटा सा इदारा है, पिद्दा सा इदारा है, एक मक्खी के बराबर इदारा है। 30 करोड़ हमारा टोटल बजट है, और हमारा 200 मिलियन पेंशन का बजट है। अब मैं क्या करूं? वो तो देना सरकार ने देना, मैंने तो नहीं देना। सरकार ने गारंटी दी थी, ठीक है। अगर गारंटी सरकार आज रिमूव कर दे, मैं खत्म कर देता हूँ। देखिए पेंशन का निजाम जो है सरकार ने बनाया हुआ है, अगर इनमें दम हो, हिम्मत हो तो बंद कर दें, खत्म करें। पर असल बात यह है कि इनके जो खसारे हैं, जो पीआईए, रेलवेज, आपके बिजली के, आपके वीट के, आपके घरों के निजाम, जो घरों में इन्होंने जीओआर्स बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए, उसके निजाम है, वो भी तो गिने ना। कैसर बंगाली का मसला ये है, वो सिर्फ मिलिट्री को गिनता है, सिविलियन को नहीं गिनता। जो जजों के घर हैं, जो माशाल्लाह जजों की इजाशी है, सिविल सर्विस की इजाशी है, जनरेटर भी लेते हैं, नौकर भी लेते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं, इनके खर्चे मुनीज़ा बीबी आप और मैं ही देते हैं, और कौन देता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है तो जो एक निजाम बनाया हुआ है जिसके तहत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, यानी रेड टेप की जरूरत होती है, कम से कम आप उसको तो खत्म कर सकते हैं। और अगर आपने बजट बनाना है तो फिर सोच समझ के जो होता है ना, क्विक फिक्स जो है, उसकी अब जगह कम होती चली जा रही है। नाज़रीन, मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।